नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में कहा कि एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, उसे इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मुहर लगाया। जहां तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें। तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। अब वो कहां तक सीमित, क्या वो अलग चीज है? गड़बड़ी तो मान ली। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students because we are hearing great anomalies. A student who supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. आप उसको देखिए तो फिर चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हो गया, नया चेयरमैन क्यों आ गया, इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना। नीट्स के बाद भी हुआ है और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। क्वेश्चन आउट होता है तो इसको आप समझिए। अब सरकार जो अपनी बात कहते हैं दो पहले से ही गुजरात का मामला सामने में है, दिल्ली का मामला सामने में है। यदि सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सब सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो और नजीर साबित होनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत ना करे। कोई चेयरमैन गलत सर्टिफिकेट, एम्स के डायरेक्ट डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट आईएएस को दे दिया, 7 डॉक्टर ने, तो ये छोटी बात थोड़ी है भैया। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to 1 or 2 places and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. Despite this, in a very mischievous and irresponsible manner, Rahul Gandhi and the opposition kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people, students in the country. The Supreme Court has very clearly said. There have been a number of areas that complaints have come from. This has all been in the public media. I'm not telling you something that you don't know. And there have been some strange cases, like a topper
in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations but somehow topped in the NEET. There is something very strange about the situation. It definitely needs to be addressed. Now there is a new complication with the NEET PG because a majority of the students from my state of Kerala have been given centres not only not in Kerala, not even in a neighbouring state, they're being sent off to Andhra and Telangana. And there are students who are going to have to go through an enormous amount of distress, enormous amount of expense, risk, hassle to travel, and they can't get tickets on trains at this notice. How can this country conduct examinations so badly? I have just seen Minister Nadda along with a delegation of Kerala MPs. The matter is very serious. तो चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक की सियासत भारी है। जहां एक तरफ सीएम योगी ने विधानसभा में चेतावनी भरे लहजे में सपा कार्यकर्ताओं का जिक्र कर भुगतने का अल्टीमेटम जारी किया, तो वहीं सपा सुप्रीमो भी योगी के तीखे तेवरों के बाद उन्होंने कहा कि शांत रहने वालों, तो उन्होंने योगी के बयान को दिल्ली का गुस्सा बता डाला और सवाल पूछा कि आखिर किसके इशारों पर ये हो रहा है, और आगे वालों पर या पीछे वालों पर। देखिए रिपोर्ट। प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। तो सुना आपने यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का पद, प्रतिष्ठा और मठ को लेकर ये बयान क्या आया। यूपी की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा हो गई, और हलचल भी ऐसी कि इसकी धमक केवल यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि योगी के इस बयान के ठीक बाद ही सपा सुप्रीमो अखिलेश के ट्वीट ने इसे सियासी रंग दे दिया है। योगी के पद प्रतिष्ठा पर बयान के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर सीएम से पूछा है कि दिल्ली का गुस्सा यूपी पर निकाल रहे हैं, निगाहें सामने पर निशाना पीछे वालों पर है। जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो सीएम योगी और अखिलेश यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आमने सामने हैं, तो वहीं आखिर सपा सुप्रीमो का इशारा किसकी तरफ है, ये बड़ा सस्पेंस है। बता दें कि विधानसभा में सीएम योगी जहां बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर रौद्र रूप में गरजते हुए दिखाई दिए और ये कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, पद और प्रतिष्ठा को दरकिनार करते हुए सीएम ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के एक्टिव मेंबर होने के बाद इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। साथ ही सीएम ने गरजते हुए यूपी में अराजक तत्वों को चेताया और कहा कि अगर कोई गलती करेगा तो वो भुगतेगा। मुख्यमंत्री निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, और आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से बौखलाहट में ये बयान देते रहते हैं। दिल्ली का गुस्सा उत्तर प्रदेश में आकर विपक्ष पे उतारते हैं। यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता को तरक्की भारतीय जनता पार्टी को पहले भी नहीं रास आती थी, अभी भी नहीं आती है। नजूल बिल में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री ही विरोध कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कुछ सही नहीं चल रहा है और सब मंत्री और विधायकों में गुटबाजी चलने लगा है, जो जनता के लिए और किसानों के लिए हानिकारक है। इसमें सोचना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल नौकरी से हटाना भी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री के पद और प्रतिष्ठा के साथ ही एक बार फिर से विधानसभा से सीएम ने यूपी में जहां गुंडों और अराजक तत्वों के लिए चेतावनी जारी की है, तो वहीं सपा सुप्रीमो इस बयान को दिल्ली का गुस्सा करार दे रहे हैं और आगे वालों से लेकर पीछे वालों पर कई सवाल उठा रहे हैं। देखना यह है कि पद और प्रतिष्ठा से शुरू हुई ये लड़ाई आखिर कहां तक पहुंचती है और सियासी गलियारों में कितने रूप बदलती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब रुक करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर संसद में प्रश्नकाल के दौरान जेपी नड्डा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हमारा विजन ये है कि देश के हर कोने से लोगों को अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आना पड़े। जिस तरह से दिल्ली में एम्स की सेवा है, उसी ब्रांड के साथ एम्स वहां पर भी खड़ी हो। सुनिए और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने अपने प्रश्नकाल के दौरान। कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूं आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 100-60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, फैकल्टी विल ग्रो, इट विल टेक 10 to 15 years to become a international standard faculty of every all India Institute of Medical Sciences, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूं, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी इन द कंट्री एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग आउटसाइड। एंड टुडे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्रिएटेड 22 इंस्टीट्यूशंस विच आर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट टू द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली के रोहिणी इलाके में चलाए जा रहे आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई महीने में सबसे ज्यादा यानी 14 मौतें दर्ज की गई है। शेल्टर होम में हुई मौतें पर विवाद छिड़ गया है। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2024 से कुल 25 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें से 14 मौतें केवल जुलाई महीने में आश्रय गृह में हुई। आशा किरण शेल्टर होम की ओर से दिल्ली सरकार को दी गई रिपोर्ट में मौतों के पीछे लूज मोशन और बेहोशी को कारण बताया गया है। वहीं अन्य कारणों में हल्का बुखार,
दस्त और उल्टी को भी गिनवाया गया है। केसेस है उसमें से 14 महिलाएं हैं जो सिर्फ एक महीने में एक महीने में डेथ हुई है और इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी विषय ये मिला है कि पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहां पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है। ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होती। उसमें भी ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहाँ से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी है जो साथ रह रहे थे। टॉयलेट्स इनके पास है नहीं, पिछले 2 महीने से टॉयलेट्स नहीं है पूरे। तो आप सोच सकते हैं कि जो 2050 लोगों के लिए भी जो टॉयलेट होने चाहिए, अभी वो 100 लोगों के लिए टॉयलेट है, जिसको ऑलमोस्ट 500 लोग यूज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात, इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 14 मौतों पर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक होम चलाता है, ये होम है फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। इसमें 980 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड, अलग अलग कैटेगरीज की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके साथ ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई सीरियस कोमॉर्बिडिटी यानी अनेक प्रकार की फिजिकल एलिमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, उसमें से काफी परसेंटेज बेड रिडन भी रहते हैं और 100% सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। आशा किरण होम में 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है, जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्सेज हैं। वहां पर फुल टाइम केयर गिवर्स, जिनको हाउस आंटीज के नाम से जाना जाता है, 450 ऐसे केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। जो इस होम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स रहते हैं, वो ज्यादातर अबैंडन्ड, डेस्टिट्यूट पर्सन्स हैं, जिनको कई बारी अलग अलग एजेंसीज, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से, जिनको या मैजिस्ट्रेट्स, डीएम्स के माध्यम से, जिनको अगर अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट पाया जाता है, उनको होम में लाया जाता है। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है।
इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी, लेकिन ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसके डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए कि सरकार है कहां, जो सरकार 1 साल भी संसद में पानी आने से रोक नहीं पाई और अयोध्या मंदिर में पानी टपक रहा है। ये जो हिसाब ठेकेदारों का हुआ था उसे फिर से कराना चाहिए, किसको क्या मिला और कमीशन कितना दिया गया, ठेकेदार कौन था। संजय राउत ने इस तरह के कई सवाल उठाए। पार्लियामेंट का आपने अगर नजारा देखा होगा 2 दिन पहले ही, तो अंदर न गाड़ी जाती थी न गाड़ी आती थी हमारी। जैसे कि एक स्विमिंग पूल बन गया है पार्लियामेंट और उनका परिसर। हमने जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसको इतिहास है और 100 सालों पार्लियामेंट चल सकती थी। ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है और वही लोगों ने बनाई हमारी पार्लियामेंट, और ठीक है। फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ अपने लोगों को देकर, अब ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके। लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी ही पानी है। तो सरकार है कहां? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाती। 1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।